تھی शेख हसीना वाजिद की आवाज बांग्लादेश के अंदर गूंजने लगी। शेख हसीना वाजिद भारत में बैठकर बांग्लादेश में ऑनलाइन स्पीच कर रही थी और ये स्पीच तकरीबन 1 घंटा चली। जैसे ही इसकी खबर बांग्लादेश में फैली तो बांग्लादेश के इंतहा पसंद लोग सड़कों पर निकल आए, जलाओ घेराव किया, यहाँ तक कि शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, बांग्लादेश के इंतहा पसंदों की जानिब से शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी गई है, जिस पे शेख हसीना वाजिद का कहना है कि 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था तब भी इंतहा पसंद लोगों ने सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान के घर को लूटा था, उनको और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये लोग इतिहास रच रहे हैं और एक दिन इतिहास अपना बदला ज़रूर लेता है। इसी मुद्दे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। जब मतलब बांग्लादेश की क्रिएशन हुई, एक तो ये थी कि हम डिक्टेट नहीं होंगे, हमारा अपना एक बांग्लादेश की लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है जो कि पाकिस्तान से मुताबिकत नहीं रखता, ठीक है, ऑल्दो हम मुस्लिम हैं, तो इस हिसाब से उनकी क्रिएशन हो गई थी। उस टाइम पे फिर बांग्लादेश में मतलब जब पाकिस्तान बन रहा था उस टाइम पे भी सोशलिस्ट लोग थे, ठीक है। उस टाइम पे मतलब जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ तब भी वहाँ पे डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट लोगों का एक गलबा था, इसलिए आपने देखा होगा कि जमात इस्लामी जो है उसको बैन कर दिया गया और आर्मी में भी काफ़ी सारे जो रिलीजियस या हार्ड लाइनर थे उनको वो किया गया, टर्मिनेट किया गया और पूरे 20 साल उसको सप्रेस किए रखा ना अवामी लीग ने। उसके बाद अचानक से हमें देखने को मिल रहा है कि वो पूरा जो बांग्लादेश का फाउंडर था उसे भगा दिया गया, अवामी लीग चली गई है, ठीक है। अब वो जमात इस्लामी से बैन हट गया, उनके जो बंदे प्रिजनर के अंदर थे वो बाहर आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक रिलीजियस रेवोल्यूशन इसको आप कह लें कि बांग्लादेश की जो एक मुस्लिम आइडेंटिटी है वो उजागर हो रही है। लेकिन सर इस तरह से उजागर होती है अपने बानी के घर को आग लगाकर। आप देखें कि ये कोई छोटी बात नहीं है, उनके म्यूजियम को आग लगा दी गई जो बांग्लादेश ने कई सालों से, कई सदियों से संभाल कर रखा हुआ था। बिल्कुल, देखें वो कहते हैं जी मुजीबुर रहमान और ये जो है ना सारा कुछ, ये जो आइडेंटिटी है जो हमारे ऊपर इम्पोज की गई 1970 और बांग्लादेश की क्रिएशन के बाद, ये गलत है। हम असल में मुस्लिम कौम है, अपना जो वो अलाइनमेंट है वो पाकिस्तान से और जो इस्लामिक ब्रदरहुड की एक टर्म है इंटरनेशनल, उससे वो करते हैं। तो वो कहते हैं 1971 में इन्होंने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों बनाया ना, क्यों इतना अरसा इंडिया की गोद में जाकर बैठे रहे, क्यों अपने मुल्क में इंडिया से डेवलपमेंट करवाते रहे, क्यों इंडिया के साथ हाथ से हाथ मिला के अपने मुल्क को ऊपर ले जाते रहे, इतने सालों बाद इन्हें याद आया। वो था रिसोर्सेज की जंग। अच्छा। जब देखें रिसोर्स की जंग होती है तब आइडियालॉजी साइड पे हो जाती हैं, ठीक है। वो रिसोर्स की जंग थी, उन्हें था कि जो हमारे वाला पाकिस्तान है ये उनके जो हकूक़ हैं वो खा रहा है, हम जूट की एक्सपोर्ट कर रहे थे और ज़र मुबादला जंगों पे लगा रहे थे, वो तो हो गया, यूज़ किया, इंडिया को वहाँ पे यूज़ किया गया। जब उनका मफाद पूरा हो गया, अब वो देखें बांग्लादेश को डेमोक्रेटिक मतलब कंट्री बनाने की ट्राई की गई, बांग्लादेश में लिबरलिज्म की ट्राई की गई, वुमेन को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दी गई, मगर वो चीज़ें नहीं हुई। अल्टीमेटली आप अगर देखें वहाँ के जो प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मौलानाज होते हैं जमात इस्लामी के, तो वो आइडेंटिटी ख़त्म नहीं हुई। इस हिसाब से मैं देखूँगा कि ईरान के जो शाह ईरान थे जिनके अमेरिका के साथ एलाई थे, ठीक है, ईरान की बीचेस के ऊपर आप देखें कि गोरियाँ आती थी और एक टूरिस्ट कंट्री था, मगर आप देखें कि जब उसको मज़ीद लिबरलाइज़ करने की कोशिश की, ईरान में एक इस्लामी इनकलाब आया। बांग्लादेश में जब सोशलिस्ट इनकलाब लाया गया 70s में, 60s में, 80s में, नजीबुल्लाह था, वो इनकलाब पूरा नहीं हुआ, उल्टा तालिबान की हुकूमत आ गई और आज औरत की तालीम पे बैन है, ठीक है। पाकिस्तान को लिबरलाइज़ करने की कोशिश की मुशर्रफ ने, उससे पहले लाइक जिन्ना भी था उसने मज़हब की बुनियाद पे मुल्क लिया, मगर वो था वो डेमोक्रेटिक बंदा, मगर आज पाकिस्तान की हालत देख लें, वही रिलीजियस कंट्री है। अब देखें ना, यही पाकिस्तान के आप हालात की बात करें, यही पाकिस्तान अब बांग्लादेश का हाथ पकड़ के उसकी मदद को निकल पड़ा है। हम मोहम्मद यूनुस के साथ मिल रहे हैं, अपनी आर्मी जो है वो बांग्लादेश में भेज रहे हैं, हम वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, चीनी और असला जो है वो बांग्लादेश में भेज रहे हैं। हालांकि हम भूल गए कि 1971 में यही बांग्लादेश था जिसने इंडिया को हमारे मुखालिफ लाकर खड़ा कर दिया था। बिल्कुल ऐसा ही था, मतलब जो हमारा दुश्मन इंडिया था जिसे हमने पार्टीशन की, हालांकि मुस्लिम लीग का क़याम में जो बड़े बड़े रहनुमा थे वो बांग्लादेश से थे, मगर उन्हीं बंगाली कौम ने इंडिया का साथ दिया, उनकी हेल्प मांगी और अलहदा हो गए। आज फिर से पाकिस्तान से रिकन्सिलिएशन हो रही है, फिर से ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, फिर से वही इंडिया दुश्मन। इंडिया
को आंखें दिखा रहे हैं, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन चला रहे हैं, इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर पर पाकिस्तान की आर्मी को तैनात कर रहे हैं और अपने मुल्क का हाल नहीं देख रहे। 170 फैक्ट्रियां जो है वो बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बंद हो चुकी हैं। 40,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, सड़कों पर निकल आए हैं, ढाका की टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों को, फैक्ट्रियों को आग लगा रहे हैं, जलाओ घेराव कर रहे हैं। बिल्कुल ये वही है कि मतलब एक सप्रेस जो इमोशंस थे 50 ईयर्स के, ठीक है, इस्लामिक इनकलाब है। मैं इस तरह ये कहूँगा कि इस्लामिक रेवोल्यूशन है, जमात इस्लामी फिर से पावर में आ रही है और वो मुस्लिम आइडेंटिटी, इस्लामिक ब्रदरहुड कि जी हम मुस्लिम मुल्क हैं, इंडिया क्योंकि हिंदू है। तो आपने देखा होगा जब से ये रेवोल्यूशन आया, इंडिया में जो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनका ऑपरेशन किया गया, ठीक है, उनको वहाँ से मतलब एथनिक क्लिनजिंग का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये सर्कमस्टांसेस हैं। सर असल में ना अवामी लीग ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि हम फरवरी का पूरा महीना बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, बांग्लादेश की जो है तमाम शटर डाउन हड़ताल करेंगे और बांग्लादेश के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये उसका ही रद्द अमल है। शायद इस तरह भी होगा, बिल्कुल के भी पहली स्पीच आई है ना शेख हसीना वाजिद की, इंडिया के अंदर बैठ के उसने पहली ऑनलाइन स्पीच की है जो हजम ही नहीं हुई लोगों से। राइट, ऐसा ही है। ये इतनी नफरत और इतनी जो दुश्मनी सामने आ रही है वो यही रीज़न है कि हमारी जो आइडेंटिटी तुम लोगों ने चेंज की पिछले 50 साल में, वो मतलब जो जेलों में डाला गया जमात इस्लामी के लोगों को, तो वो बाहर आ रहे हैं। देखें जी, सब किया धरा तो वैसे इंडिया का ही है। जो अब उन्होंने सूरत देखा कि बांग्लादेश जो है ना राजू बोरा पाकिस्तान की तरफ, राजू बोरा वो दूसरे मुल्कों की तरफ, तो उसने अब ये सूरत को पैदा किया कि हसीना वाजिद को उठाना पड़ा उनको मजबूरी। अब उन्होंने उनको उठा के उनसे इंटरव्यू दिलवाया, वो इंटरव्यू जो दिलवाया वो बांग्लादेश के थोड़ा सा बेनिफिट खिलाफ था, बात खराब थी, जिनसे बांग्लादेशी लोग उभर गए। उन्होंने ज़ाहिर है इसका रद्द अमल तुमको आना था, या उनके घर पे आ गए, या खुद होती है हसीना वाजिद तो उनको कोई चीज़ का सामना करना पड़ता है वहाँ पर वो वहाँ मौजूद नहीं थी। वो सिर्फ इंडिया ने बांग्लादेश को सब देखने के लिए, चेक करने के लिए कहा है कि यहाँ पर कितना प्रोटेक्शन है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है। वो इसलिए हसीना वाजिद को खड़ा किया गया था कि देखा कि रद्द अमल किया जा रहा है, वाम का क्या रद्द अमल है। अवामी लीग ने तो पहले ही कह दिया था कि हम फरवरी का पूरा महीना जो है वो बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे और रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। इसमें इंडिया क्या अमल दखल? 5 अगस्त में शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो अवामी लीग जो है वो दाएं बाएं हो गई थी, लेकिन वो एक बार फिर से दोबारा से एक्टिव हो गई है। देखिए, अवामी लीग जो है ना वो बेसिकली आप हसीना वाजिद की दूसरी टीम है, वो दूसरी टीम है। अब इंडिया ने इतना सरमायाकारी बांग्लादेश में की और एकदम ही उनकी सारी गेम खराब हो गई, उल्टी पड़ गई, उनके गले में पड़ गई इंडिया के। बांग्लादेश का सारा वहाँ पर निज़ाम धर्म भरम हो गया। अब वो सरमायाकारी भी कर बैठा इंडिया। अब उसने अपने आप को जाहिर किया कि ये मेरा हिस्सा है, मैंने यहाँ पर अपना सरमायाकारी की है। अब वो सारा निज़ाम खराब हो गया। उसका बेनिफिट पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उठाया। जो पाकिस्तान ने आजकल जो सूरत जा रही है, आजकल तजारती सूरत पे भी आ रही बात, मोहम्मद यूनुस के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ डील साइन कर रहे हैं, ट्रेड के जो है रास्ते खोल रहे हैं। और आगे बेसिकली वो चाह भी जाएगा, पाकिस्तानी चाह रहे हैं इलेक्शन हो और वो क्या कहते हैं दूसरी जमात जो है जमात इस्लामी हो गई और वो कहते हैं जो हो गई, वो वज़ीर आज़म के तौर पे सामने नजर आए, मुल्क के अंदर नजर आए। या अवामी लीग हो गई और या क्या कहते हैं बांग्लादेश की कहते हैं हसीना वाजिद, इनको बैकग्राउंड किया जाए, वहाँ पर हालात जो बेहतर हो जाएंगे अगर ये सूरत पैदा होती है। पाकिस्तान भी कर रहा है बीच में पाकिस्तान, और इसमें और दूसरे मुल्क भी शामिल हैं जो उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इस चीज़ को चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर ये निज़ाम पे पैदा हो जाए और वहाँ से इंडिया का निज़ाम कम हो जाए। इंडिया को इंडिया से काफ़ी डैमेज हुआ इस टाइम। अच्छा, हाँ, इंडिया कैसे डैमेज हुआ है? डैमेज इस तरह हुआ है कि जाहिर है कि उसने अपने सरमायाकारी करके जाहिर किया था कि ये बांग्लादेश मेरा हिस्सा है, ये मैं हूँ यहाँ का हुक्मरान। नुकसान तो सर बांग्लादेश को हो रहा है। 170 फैक्ट्रियां जो है वो बांग्लादेश के अंदर बंद हो गई हैं। 40,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। इससे इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं, बांग्लादेश को नुकसान हो रहा है, वहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है। देखिए, अगर वो बंद हुई है ना तो वो सरमाया जिन लोगों ने सरमायाकारी की हुई थी इंडिया के बाद ऐसे की हुई थी ना, अब उनको नजर आ गया कि भाई यहाँ से मसला खराब हो रहा है, इसलिए लोगों ने बैकग्राउंड का सुधार करने के लिए अब जब ज़्यादा नुकसान हो उससे पहले ही उन्होंने बैक कर ली। अब जाहिर है कि जब इलेक्शन होंगे वहाँ पर सूरत चेंज होगी तो फिर जाहिर है कि वहाँ से दूसरे मुल्कों से सरमायाकारी की जाएगी, बातचीत के खासकर उसमें चाइना सबसे बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है इसके अंदर। चाइना अगर यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, एक जमहूरी हुकूमत आती है वहाँ पर, तो चाइना अपना सरमायाकारी वहाँ करेगा तो वहाँ पर बहुत सी फैक्ट्रियाँ जो बंद है वो चल पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा नई भी लग जाएंगी वहाँ पर और रोज़गार बढ़ जाएगा वहाँ पर। इसके लिए पाकिस्तान भी अपना पूरा जोर लगा रहा है कि पाकिस्तान का भी वहाँ पर सरमायाकारी होगी, पाकिस्तान को भी बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। पाकिस्तान के अंदर ये एक बात हो जाएगी जहाँ पाकिस्तान अलहदा था, बांग्लादेश अलहदा, फिर एक टाइम आ जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुल्क होने का
जरिया नजर हमने आएगा। उन्हें अपनी आर्मी भी दी है, चिकन नेक कॉरिडोर पर हमने पाकिस्तान की आर्मी को तैनात भी किया। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, अगर इंडिया वाकई में बांग्लादेश के इतने मुखालिफ होता तो हमने बजट में से 120 करोड़ का बजट जो है वो बांग्लादेश के लिए तैनात ना करता। आपको पता है रिसेंटली इंडिया ने अपना बजट अनाउंस किया और 120 करोड़ जो है वो बांग्लादेश को दिया है। देखिए उस टाइम उन्होंने हसीना वाजिद बैठी हुई थी, वो ये अभी की बात है, अभी की बात है। नहीं, हसीना वाजिद के दौर में ही ये बातचीत हुई थी, तो वो बजट बाद में आया है। वो पहला जो बजट दिया था वो उन्होंने उनको दे दिया था हसीना वाजिद के दौर में, तो उस टाइम में डन हो चुकी थी दोनों बजट। एक मिनी बजट, एक बजट था, एक मिनी बजट था। मिनी बजट बाद में आया। अब बाद में जो दिया गया वो इसीलिए दिया गया कि कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ या किसी और मुल्क से नाम रजू करे। अब देखो इंडिया ने कौन सी गेम चलाई, पाकिस्तान के साथ गेम कर दी, अफगानिस्तान को खड़ा कर दिया मुकाबले में। वहाँ सरमायाकारी इंडिया ने की भी है। अब उन्हें देखा पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, उन्हें इंडिया अफगानिस्तान को चढ़ाई करा दी वहाँ से कि इनका बेसिकली मामला यहाँ खराब हो और पाकिस्तान इधर से हटे और इनका जेन यहाँ से हटे और अफगानिस्तान से लग जाए। कोई ऐसी बात है जो मर्जी करते रहे, पर हमने जो अपने गेम हमने करनी है, जो इंडिया ने गेम की थी वो कर ली थी। उन्हें सरमाया के दिखा के दुनिया को दिखाया कि मेरे पास बता, मैंने अफगानिस्तान में कोई बजट दे दिया, मैंने उसको बजट दे दिया, मैंने कश्मीर को भी दे दिया, पर फायदा क्या हुआ उसको तो नुकसान हो रहा है इस टाइम। अगर देखा जाए तो वहाँ नुकसान हो रहा है। तो कैसे नुकसान हो रहा है? नुकसान तो ये हो रहा है कि ना तो उनकी वहाँ चल रही है अभी, ना अफगानिस्तान में उनकी कामयाबी आई है, तो ना बांग्लादेश उनके हाथ से निकल गया है, और कश्मीर में कोई मामला नहीं हल हो चुका अब तक, ना आज तक उन्होंने ये कर सके कि ये सूबा ही एक सूबा ही अपने नाम करवा सके हो, वो भी नहीं शेख करा। हसीना वाजिद का कहना है कि जब 1971 में मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया गया था तब भी प्रोटेस्टर ने शेख मुजीबुर रहमान के सिर्फ घर को लूटा था, वहाँ आग नहीं लगाई थी। ऐसी क्या वजह है कि वहाँ के लोग शेख मुजीबुर रहमान से इतनी नफरत करते हैं, उस घर से इतनी नफरत करते हैं कि उसको ही जला दिया, उसको ही मिटा दिया? उनको पता है ना कि शेख मुजीबुर रहमान ने जब जिस टाइम पाकिस्तान के लिए अलहदा करवाया था तो उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, उस टाइम उन्होंने इंडिया के साथ मिलके जो गेम की थी, तो वो लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं आज भी जो जिंदा है वो जानते हैं चीज़ को। उनका वहाँ पर किताबें भी लिखी गई हैं, वो कुछ पढ़े लिखे भी लोग ये समझते हैं चीज़ को कि ये नुकसान हमारे मुल्क को बचाने वाला शेख मुजीबुर रहमान ही है। और आज तक बस्तकदार भी उन्हीं की पार्टी रही है, जब भी आई है 15 साल से जब हसीना वाजिद बैठी रही है। एक वो बदमाशी किस बात की थी, वो हम इंडिया का पूरा हाथ था उसके ऊपर, इंडिया ने पूरी परफेक्ट की हुई थी उसके ऊपर, वो उसको चला रहे थे वहाँ बैठ के, निज़ाम सारा धर्म भरम उन्होंने वहाँ से उसके कहने पे करवाया, हर मुल्क का निज़ाम चेंज करवा दिया, जो खास को जमात इस्लामी को उन्होंने बिल्कुल डैमेज कर दिया वहाँ पर, जबकि बस्ते के दरार तो जमात इस्लामी ने आना था, सीटें तो वो जीत के आई थी ज़्यादा, पर शेख कहते हैं हसीना वाजिद ने वहाँ बदमाशी की इंडिया के साथ मिलकर, उनको सबको उठा के जेल में फेंक दिया और कुछ लोगों को मार दिया गया, वहाँ पर जिंदा जला दिया गया, कुछ मुसलमानों को जो जमात इस्लामी के लोग थे उनको जला दिया गया, जिसका नुकसान तो अब उनको भुगतना पड़ेगा ना यहाँ पर। अगर आज शेख मुजीब घर पे हमला हो रहा है तो किस बात में, कोई गलत नहीं हो रहा, वो सही हो रहा है, क्योंकि जो वो एक कहते हैं ना हम गद्दारी के तौर पे उसको सामने, अब सब उसको गद्दारी है ना सामने। आज अगर शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगाई जा रही है तो हो सकता है कल को बाकी सियासतदानों के घरों को भी आग लगाई जाए। नहीं ऐसा नहीं होगा ना। अब ये खालदा जिया साहिबा है, वो एक मुल्क के लिए अपने काम करती रही है हमेशा, उनका मुल्क, उनके वालिद साहब ने बड़ा मुल्क में के लिए काम किया है और खालदा जिया ने भी बड़ा काम किया है, पर वो अपने मुल्क के लिए गया, ज़्यादातर उन्होंने कभी इंडिया के साथ हाथ नहीं जोड़ा। हाँ, उनकी बेसिकली ज़्यादा चेन होती थी पाकिस्तान की तरफ खालदा जिया की, जिसकी वजह से उनको हटाया भी गया यहाँ से। और हसीना वाजिद जो थी, जो उनकी बेटी शेख नशीब वाजिद की, वो मजीद साहब की, वो हमेशा से वो ये चाहती थी कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात ना रहे, हम ताल्लुकात हमारे इंडिया इस टाइम उनके साथ भी, और मुल्क बड़ा मुल्क था और उनके साथ उनकी बनती भी थी, हमारे साथ उनकी इसलिए नहीं बनती कि हम बड़े मुल्क थे, तो वो चाहते ही नहीं थे कि हम इनके साथ नीचे लग जाएं, वो इसलिए नहीं वो चाहते थे। अब हुकूमत चेंज होनी है, जब इलेक्शन होंगे हर चीज़ चेंज होगी, वहाँ पर तो फ़र्क पड़ेगा। सर देखिए, जिस यूथ ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, वही यूथ जो है वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रही है। वो कह रही है कि जिस हमारी यूथ ने जो है अपने सीनों पर गोलियां खाई, मोहम्मद यूनुस उनका इलाज नहीं करवा पा रहे, इवन के जो है वो मोहम्मद यूनुस के घर के गिर्द भी घेरा डाल के बैठे हुए हैं। देखिए जाहिर है वो भी परेशान हुए हुए, ज़रूर परेशान हुए हुए, क्योंकि लिहाजा उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस टाइम बिक भी जाते हैं, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अपने मुल्क के लिए अभी खड़े हुए हैं, वो ऐसा काम नहीं कर रहे, कुछ ऐसे होते हैं जो बीच में बिक जाते हैं और जो ऐसे काम सामने नजर आता है। अब वो इंडिया अपना पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है, कि कोशिश कर रहा है कि मैं किस तरह ना यहाँ का निज़ाम जो ना जो बना हुआ है इसको चेंज करूँ, मैं वापस उस तरह लाऊँ और वहाँ के आवाम को खड़ा करूँ, और वो एक दफ़ा फिर हसीना वाजिद का नाम ले और मैं दोबारा ऐसी कोई सूरत पैदा करके मैं उनको वहाँ पर खड़ा कर किया जाए। सर आज बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी गई है, बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जल रहा है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि जो उधर की जो आवाम है उसके अंदर जो है वो मतलब थोड़ी नॉलेज पैदा होनी चाहिए कि शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के लिए क्या किया है,
اور اس کے بعد جو ادھر کی گورنمنٹ ہے, ادھر کی جو سیکیورٹیز ہیں, اس کو جو ہے وہ مطلب اس کو لائے عمل میں لایا جائے کہ کیسے ان کو سیکیورٹیز دی جائے. اب اس کا جو سلوشن ہے میری نظر میں جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے ویسے ہی ادھر ہو جائے کہ آرمی اب کنٹرول کرے اسے. ٹھیک ہے سر, وہاں پہ تو صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے, نہ ان کی گورنمنٹ سے سنبھل پا رہی ہے, نہ وہاں کی عوام جو ہے وہ سنبھل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ وہی یوتھ ہے جس نے 5 اگست کو شیخ حسینہ واجد کا تختہ پلٹا تھا, اور اب وہی محمد یونس کے خلاف نکل رہی ہے. پھر اس کے بعد آج جس طرح سے شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو آگ لگائی دی گئی, وہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں. اوبویسلی کسی بھی قوم کی جو یوتھ ہوتی ہے وہی گیم چینجر ہوتے ہیں آپ کے حالات کو بدلنے کے لیے. بٹ اس میں جو سب سے نیگیٹو بات ہے وہ یہ کہ ملک میں انارکی نہیں پھیلانی چاہیے. اس سے لانگر رن میں کانسیکوینسز انہی کے لیے غلط ہوں گے, انہی کے خلاف کل کو کارروائی ہوں گی. کل کو یہی یوتھ جیلوں کے اندر جائے گی, اسی قوم کا مستقبل کل کو پھر اندھیرے میں آ جائے گا. سر کچھ دن پہلے تو اسے یوتھ کی پاکستان کی عوام مثالیں دے رہی تھی کہ دیکھیں وہاں کی یوتھ کس طرح سے بنگلہ دیش کے اندر انقلاب لے کر آئی, اور آج دیکھیں اسی یوتھ نے اس بنگلہ دیش کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, اپنے بانی کے گھر کو آگ لگا دی. اور وجہ کیا بنی ہے کہ جی شیخ حسینہ واجد انڈیا کے اندر بیٹھ کے آن لائن اسپیچ کر رہی تھی. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو کوریج ملی ہے, ان کو جب پتہ لگا کہ ہماری امپورٹنس بن رہی ہے, لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ چیز سوچنا چھوڑ دیا کہ ہم جو بھی اسٹیپ آگے لیں گے لوگ اس سے انسپائر ہوں گے. اسی چکر میں آگے انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ ان کو جو بھی چیز اچھی لگ رہی ہے وہ گھروں کو آگ لگا رہے ہیں. اب وہ جو بھی سرکمسٹانس ہیں, لیکن مجیب الرحمان ان کا ایک لیڈر تھا, تو ہر چیز کا پروٹوکول ہوتا ہے. آپ ایک پروٹیسٹ کریں لیکن وہ پیسفل ہونا چاہیے. یہ کسی بھی طرح کا تشدد جلاؤ گھراؤ کبھی بھی کسی بات کا حل نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے عوامی لیگ ایک بار پھر سے ایکٹیو ہوئی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم فروری کا پورا مہینہ بنگلہ دیش میں پروٹیسٹ کریں گے, ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے, بنگلہ دیش کو بند کریں گے اور نیا ریولیوشن لے کر آئیں گے. اور عوامی لیگ ایک بار پھر سے جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہ رہی تھی, لیکن جیسے ہی وہ شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش میں انہوں نے انڈیا میں بیٹھ کے آن لائن اسپیچ کی ہے, تو آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں کیسے حالات جو ہیں آپے سے باہر ہو گئے ہیں. کیونکہ انہوں نے اس چیز کا اندازہ کر لیا نا کہ ان کو پناہ مل گئی ہے حسینہ واجد کو انڈیا میں, تو اگر وہ وہاں سے بیٹھ کے سچویشن کو دوبارہ کنٹرول کر لیں گے تو بنگلہ دیش پھر اسی پوزیشن میں واپس چلا جائے گا. تو انہوں نے اس چیز کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے پھر سے وہ احتجاج وغیرہ شروع کر دیا ہے, جو کہ تھوڑا سا رستہ غلط ہے, لیکن وہ آنے والے وقت کی وجہ سے انہوں نے ابھی تھوڑا سا ہارڈ اسٹیپ لے لیا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے پاور میں نہ آ سکے. سر آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی اکانومی ہم سے کتنی زیادہ بہتر تھی. پچھلے کچھ مہینوں میں آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش کا کیا حال ہو گیا ہے. 170 فیکٹریاں وہاں پہ بند ہو گئی ہیں, 40 سے زیادہ جو لوگ ہیں, 40,000 سے زیادہ وہ بے روزگار ہو گئے ہیں, سڑکوں پر نکل آئے ہیں. کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اور انارکی کی وجہ سے ہی ملک میں اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی جو فورن انویسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی رک جاتی ہیں. سب سے پہلے تو وہاں کی گورنمنٹ کو اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز میں حصہ لینا چاہیے کہ کسی بھی طرح سے وہاں کے حالات کو اسٹیبل کیا جائے. یوتھ کے ساتھ اس کی جو بھی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کا حل نکالا جائے, اور ان کو اس چیز کی ایشورنس دی جائے کہ آنے والے وقت میں جو بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ ان کی یوتھ اور ان کے ملک کی بہتری کے لیے کیے جائیں گے. ٹیکسٹائل انڈسٹری تو ان کی تباہ و برباد ہو گئی ہے. انویسٹر نے کہاں سے آنا, آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہی بنگلہ دیش کی جو ہے وہ بیک بون تھی. شیخ حسینہ واجد کا کہنا ہے کہ 1971 میں جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تب بھی شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا, صرف لوٹا گیا تھا. اس طرح سے نہ تو توڑ پھوڑ کی گئی, نہ جلاؤ گہراؤ کیا گیا. لیکن کیا وجہ ہے, وہاں کے لوگوں کو اس گھر سے ایسی کیا نفرت تھی, کیا انہیں دشمنی تھی کہ انہوں نے اس گھر کو ہی سر آگ لگا دی؟ ایکچولی دس از جسٹ بیکاز آف شیخ حسینہ واجد. ان کی جو کہہ سکتے ہیں کہ جو مس کمٹمنٹ تھی یا ان سے جو معاملات مس ہینڈل ہوئے, جس کی وجہ سے یوتھ جو ہے اس کو امپاورمنٹ ملی کہ اس کے خلاف اب ہم جو ہے وہ تحریک چلائیں گے جو بھی ابھی وہ کر رہے ہیں. تو یہ جسٹ ایک مس ہینڈلنگ کا کانسیپٹ ہے ادھر, باقی میرا نہیں خیال کہ اس میں اور کوئی بات ہے ابھی. سر اب یہی دیکھنا, یہی یوتھ محمد یونس کے خلاف بھی تو نکلی ہے نا. یوتھ کو کیا چاہیے, کیا مجھے لگتا ہے وہ خود بھی کلیئر نہیں ہے چیز کو لے کر. ان کو بیسیکلی یہ روڈ میپ مل گیا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, آگ لگائیں گے, جلاؤ گھیراؤ کریں گے تو ہماری بات سن لی جائے گی. حسینہ واجد کے رنگ محمد یونس کا بھی ہم تختہ الٹا دیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ اس کے لانگر رن میں انہی کے لیے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ بہت غلط ہوں گے. جب انہی کو دوبارہ پکڑا جائے گا, جب انہی کی اسٹیبلشمنٹ ان کو پکڑے گی اور پھر ان کو جیلوں میں ڈالے گی, تب ان کے لیے پھر باہر دوبارہ کوئی نہیں نکلے گا. سر آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہی انہوں نے شیخ حسینہ واجد کو وہاں سے بھگایا, انہوں نے انڈیا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی. انڈیا کو بولا کہ بھائی آپ اپنا یہاں سے سارا جو کاروبار کر رہے ہیں اس کو بند کریں اور ہمارے ملک سے نکل جائیں. انڈیا چلا گیا, انڈیا نے اپنے تمام پروجیکٹ بنگلہ دیش کے اندر بند کر دیے. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی انڈیا نے اپنا یونین بجٹ اناؤنس کیا, اس میں 120 کروڑ انہوں نے بنگلہ دیش کو ڈونیٹ کیے ہیں.
دیکھیں یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، کیونکہ وہ جب دکھائیں گے کہ ہم بنگلہ دیش میں انویسٹ کر رہے ہیں، ہماری پریفرنسز میں بنگلہ دیش ہے، تو آٹومیٹیکلی ان کو وہاں پہ پاور بھی ملے گی، اپنی مرضی کے بندے بھی وہاں پہ پھر وہ لوکیٹ کر سکیں گے. تو جسٹ اس چیز کو پلان کرتے ہوئے انہوں نے انویسٹمنٹ وغیرہ جو بھی فنڈز ہیں وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں الاؤ کیے ہیں. صحیح. سر آپ کو کیا لگتا ہے بنگلہ دیش کی صورتحال کیسے کنٹرول میں آئے گی، کیسے وہاں پہ احتجاج رکیں گے؟ میرے خیال میں جیسا کہ پاکستان میں ہو رہا ہے ابھی، یا 9 مئی والے واقعے میں ہوا تھا، اگر ادھر بھی ایسا ہی ہو جائے تو یہ کنٹرول میں آ سکتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوتھ جو ہے اس میں اوبیسلی یوتھ جو ہوتی ہے وہ ایسٹ ہوتی ہے ہر کنٹری کا، تو اس کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی جو تھوڑی بہت جیسے کرنی چاہیے. میرے خیال میں تو یہ سلوشن ہے ابھی تک.